देखो हायर परचेज में दो चीज होता है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज का मतलब होता है कि जब हम लोग परचेज करते हैं, बट परचेज करने का जो कंसेप्ट है वो हायर के जैसा है। किसके जैसा है? हायर मतलब भाड़े पे लेने के जैसा है। हम लोग भाड़े पे कैसे लेते हैं? सपोज हमने कुछ खरीदा और उसका पेमेंट हम लोग भाड़े जैसा करते हैं। जब फाइनल पेमेंट कर देते हैं ना, तब हम उस गुड्स के ओनर हो जाते हैं। तो गुड्स के ओनरशिप को लेकर दो चीजें चलते हैं, मतलब गुड्स हमारे पास कंप्लीटली आ जाए उसके लिए दो चीज ट्रांसफर होता है। एक होता है पोसेशन और दूसरा होता है टाइटल। टाइटल ट्रांसफर करना और एक होता है पोसेशन देना। ये दोनों जब कंफर्म होता है तब वो गुड्स मेरे पास कंप्लीटली आता है। तो अगर तुम हायर परचेज पे कुछ खरीदोगे ईएमआई पे, तो मान लो जब तुम खरीदने जाओगे तो मान लो 20,000 का मोबाइल फोन है, तो तुम्हें 2,000 रुपया इमीडिएटली देना पड़ेगा और वो मोबाइल फोन तुम्हें दे देंगे। तो मोबाइल फोन पोसेशन किसके पास आ गया? तुम्हारे पास। या गाड़ी का एग्जाम्पल लो, बेस्ट समझ में आएगा। मान लो तुमने 10 लाख में गाड़ी खरीदा, उसके लिए तुमको 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट देना पड़ा, कि जो हम लोग इमीडिएटली पे करते हैं उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 10 लाख का गाड़ी खरीदना तो 1 लाख रुपया तुमने डाउन पेमेंट दिया और गाड़ी वो तुमको दे देंगे। गाड़ी गाड़ी जाकर मोटर व्हीकल्स में एक्ट करो, गाड़ी चलाओ, मतलब गाड़ी का जो भी फायदा तुम लो, गाड़ी चलाओ, गाड़ी टूटेगा खराब होगा सब तुम्हारा। लेकिन गाड़ी का जो मालिकाना हक है, गाड़ी का जो पेपर है, वो तुम्हारे पास बैंक के पास गिरवी रहेगा। मतलब कल अगर तुम ईएमआई नहीं चुका पाओगे तो बैंक आएगा और तुम्हारे गाड़ी को लेकर चला जाएगा, तुम्हारे गाड़ी को लेकर चला जाएगा। यानी उसका ओनरशिप किसके पास है? बैंक के पास। अब तुम जो उसका ईएमआई पे कर रहे हो, ईएमआई पेमेंट करते 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 जब तुम आखिरी ईएमआई पेमेंट कर दोगे के बाद वो तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर, गाड़ी के पेपर तुम्हें वापस कर देंगे। ठीक है ना? तो जब तक तुम पूरा ईएमआई नहीं देते हो तब तक तुम्हारा क्या है, तुम भाड़े के जैसा यूज कर रहे हो। जैसे हम लोग किसी को रेंट देते हैं और हम लोग एसेट यूज करते हैं, यहाँ पर भी एसेट कैसे यूज कर रहे हो? रेंट दे रहे हो और उसका तुम एसेट्स क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। जो हायर परचेज प्राइस होता है, हायर परचेज प्राइस होता है, वो एक्चुअली कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होता है। कैश प्राइस प्लस हायर परचेज प्राइस में ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा रहता है। तो तुम बोलोगे नहीं सर, हम तो जीरो इंटरेस्ट पे खरीदते हैं। किस पे खरीदते हैं? जीरो इंटरेस्ट। तो वहां पर उसका नाम बदल दिया जाता है, तुमसे इंटरेस्ट लिया जाता है। कैसे? चलो, हाँ, नहीं, मान लो कोई मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन 0% ईएमआई पे, 0% इंटरेस्ट के ईएमआई पे है, तुम उसका ईएमआई ले रहे हो, तुमको तो लग रहा है कि इसमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा, वही प्राइस रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो वो इंटरेस्ट कैसे लेंगे? तो बोल रहे 0% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, लोन पे ले लो। प्राइस तो पहले ही बोल चुका है, कैश में भी लोगे तो उतना ही प्राइस लगेगा। मोबाइल फोन देखना नेट पे, गूगल पे, तो उतना ही प्राइस रहेगा। तुम ईएमआई में भी जाओगे तो भी प्राइस उतना ही रहेगा। बट जीरो इंटरेस्ट है तो उसको फायदा क्या हो रहा है? वो फाइनेंस करके, क्योंकि वो जब तुमको ईएमआई देंगे वहां पर वो लोग एक प्रोसेसिंग फीस लेंगे। क्या लेंगे? वो प्रोसेसिंग फीस कुछ और नहीं, वो इंटरेस्ट ही है, उतना ही कमाएंगे जितना तुमसे प्रोसेसिंग। समझ में आया मेरा बात कि नहीं? वो प्रोसेसिंग फीस ही क्या है? इंटरेस्ट है। प्रोसेसिंग फीस तुम्हारा इंटरेस्ट का पार्ट हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे मान के चलो जब मैं एसी खरीदा था तो बोला था इसको ईएमआई में कर देते हैं। जब उसको ईएमआई में किया तो बोला प्रोसेसिंग फीस कितना, 2,000 ना 2,500 प्रोसेसिंग फीस लगेगा। तो वो क्या ले रहा है? प्रोसेसिंग फीस का पैसा है क्या? वही तो ईएमआई क्या, मतलब वही तो इंटरेस्ट है उसका, वही तो कमाई है उसका। लेकिन तुमको मार्केटिंग करने का तरीका है, इसलिए वहां पर इंटरेस्ट नहीं रहता। बट याद रखना, इंटरेस्ट वो लेते हैं, फॉर्म अलग रहता है, तरी, तरीका अलग है, चीज अलग हो सकता है, बट वो लोग लेते हैं जो भी। अच्छा, कैश प्राइस मतलब आज अगर पूरा का पूरा नगद में खरीद लें तो क्या प्राइस लगेगा, वो बोलते हैं कैश प्राइस। क्या बोलते हैं? और एक उसी को अपने लोग कैश डाउन प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश डाउन प्राइस भी बोलते हैं, मतलब ये कैश डाउन प्राइस भी बोलते हैं। और एक होता है डाउन प्राइस। डाउन प्राइस मतलब ये ऐसा कुछ खरीदने के लिए तुम्हें कुछ अमाउंट पहले डाउन करना पड़ेगा। चलेंगे? तुम्हें डाउन
करना पड़ेगा। जब तुम कुछ डाउन करोगे उसको अपने लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट, डाउन प्राइस, या इसी को हम लोग अच्छा नाम बोलते हैं डाउन पेमेंट। ये सब बंदे लोग फेमिलियर होंगे, तुम्हें पता होगा डाउन पेमेंट दे के ले लेते हैं, मतलब कुछ पेमेंट दे दो फिर वो सामान तुमको दे देंगे और फिर उसके बाद उस सामान के तुम मालिक बन जाओगे, मतलब तुम उसका यूज कर सकते हो। तो डाउन पेमेंट मतलब एक अमाउंट, और उसके बाद बचा हुआ अमाउंट क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में लेंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डिसाइडेड रहेगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, कुछ भी। जो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है उसका फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, एनुअली, वट जो होना है वो होगा। कोई दिक्कत है इसमें? सुनो, अब यहाँ पर दो पार्टी होते हैं, एक का नाम होता है हायर वेंडर, एक पार्टी होता है हायर परचेजर। एक पार्टी होता है हायर वेंडर और दूसरा पार्टी होता है हायर परचेजर। एक हायर वेंडर और दूसरा हायर परचेजर। हायर वेंडर, the person who sold the goods under hire purchase system, and hire vendor, and hire purchaser means who purchased the goods under hire purchase system, hire purchase system। कोई दिक्कत है इसमें क्या? तो देखो, तो कहीं पे हायर परचेज दिख रहा है? कहाँ पर?
देखो, वैन सप्लायर लिमिटेड सोल्ड अ टेम्पो टू मोटर परचेजिंग कंपनी on hire purchase system on 1st January 2008, and the agreed cash selling price was 8,400, which was to be bear interest at the rate of 6%. बोल दिया कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6% का. द पेमेंट वेयर मेड एज फॉलोज. हमारा पेमेंट का पार्ट क्या क्या है, 2,000 डिलीवरी पे, यही डाउन पेमेंट है. डाउन पेमेंट मतलब डीपी, यही क्या है मेरा. और बाकी बात क्या है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 2008, 2009, 2010. खरीद रहे 2008 के जनवरी में और दे रहे दिसंबर में. दे रहे हैं दिसंबर में. तो दिसंबर में जो दे रहे हैं वो हमारा 1 साल के बाद. मासी नीचे একটু প্রসাদ, अरे ना একটু ना तेज हो. देखो, द मोटर परचेजिंग कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बुक बोथ द पार्टीज रिकॉर्डिंग द एबव ट्रांजैक्शन. तो सबसे पहले हमें वर्किंग करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैश प्राइस गिवन है कितना, 8,400. उसमें से सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, लेस डाउन पेमेंट कितना, 2,400 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6,000. बोलो, वो 2,000 है ना, 2,000. तो 2,400 करके ईएमआई है, ये आ जाएगा 6,000. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर चार्ज करना होगा इंटरेस्ट. एड इंटरेस्ट, ADD, हाँ, एड इंटरेस्ट कितना, 6% ऑफ 6,400 कितना आएगा, 384. ऐड करो 6,784. के बाद हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले हम लोग देंगे लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना, माइनस करो कितना आएगा, 4,084. इसके बाद हम लोग फिर से करेंगे इसमें ऐड इंटरेस्ट. क्यों, देखो एक एक ईएमआई देते रहोगे, ईएमआई का वैल्यू घटते रहेगा, इंटरेस्ट भी घटते रहेगा ना. पहले ज्यादा अमाउंट, इंटरेस्ट ज्यादा, फिर दिए पैसा, फिर घट गया, फिर इंटरेस्ट, फिर ईएमआई चलता रहेगा. तो ऐड इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 6% है. 4,384 का निकालो कितना, 260. राउंडिंग अप करके बोलना कितना आएगा, 7,4647. फिर करेंगे लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,400, माइनस करो कितना आएगा, 2,247. इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग करेंगे ऐड इंटरेस्ट. 6% मत लिखना, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद वाला ईएमआई मुझे 2,400 ही देना है. अब पता चलेगा 6% जस्ट निकालो, तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं. इसका 6% निकालो, 130. तो जोड़ के बताओ, 2,3. लेकिन हमसे तो आखिरी ईएमआई भी कितना लेगा, लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट. हमसे तो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी वो कितना लेगा, 2,400. तो अगर लास्ट वाले में 6% निकालते हैं तो अमाउंट डिफरेंट आ जाएगा. अमाउंट, तो लास्ट वाले में बेटा लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, और जितना कम पड़ रहा है पूरा लिख दो. 2,400 से कितना, 153. यहाँ लिख देंगे 153. समझ में आया मेरा बात. आखिरी वाले में 6% निकालोगे तो अमाउंट अलग आएगा. और तुमसे तो पहले ही बात हो चुका है कि आखिरी ईएमआई भी 2,400 ही देना है, आखिरी इंस्टॉलमेंट भी. तो लास्ट वाले बैलेंस को बैलेंसिंग फिगर करेंगे. ये रहा वर्किंग. ये पहले वर्किंग करो, देन इसके बाद हम लोग सवाल में करना क्या होता है उसके बाद बताएंगे. क्या बोल रहे हैं, तुम मेरे को ट्यूशन फीस कितना दोगे ये कौन फिक्स करता है, हाँ. अरे तुम भी, मैं भी पूछो, तुम आंसर दो ना अभी, तो तुमको आंसर. हाँ, हाँ, तो जो माल बेचता है वो फिक्स करेगा, तो उधारी में कैसे माल बेचना है. हाँ, मतलब तुम मेरे पास पढ़ने आओगे, तुम डिपेंड करोगे तुम मेरे को फीस देना है कि नहीं देना और कितना करके देना है.
तुम डिसाइड करोगे कि पहले ये बताओ। तुम्हारा दुकान होगा, तुम्हारी दुकान में मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा सामान दे दो, और मान लो गाड़ी खरीदने हम लोग चलते हैं और गाड़ी वाले को बोलेंगे हम 1,000 रुपया महीने में देंगे। अरे लॉजिक वाला सोचो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रहा, तुम्हारा आंसर तुमको ही मिल जाएगा। खरीदने वाला अगर पैसा देगा तो तुम बेचोगे क्या? तुम ही दुकानदार हो। तुम तो अपने कंडीशन में बेचोगे ना, उसके कंडीशन पे। तो इसका मतलब पता चल गया कैसे फिक्स होगा। तुम सामने वाले को बोल, जैसे भी तुम लोगों को मैं पढ़ाता हूँ और फीस एक बार में नहीं लेता हूँ, फीस को मैं डिवाइड करके लेता हूँ। तो मैं तुमको एक कंडीशन दिया हूँ कि ऐसे दे सकते हो, तुम अगर उस पर अग्री हुए तो पढ़ रहे हो। मेरा बात समझो लॉजिक। अगर तुमको लगता है नहीं सर हम ऐसे नहीं देंगे, कोई ऐसा ट्यूशन होता हम 10-10 दिन में फीस देंगे, लो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तब तो मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा होता, मैं बोलता नहीं ऐसा फीस तो हम नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो जो दुकानदार है, जो सेल कर रहा है, वो बोलता है कैसे पेमेंट करना है, कितने दिन में पेमेंट करना है। अब तुम जाओगे जब फोन खरीदने के लिए, 6 महीने का भी ईएमआई होता है, 12 महीने का भी होता है, 24 महीने का भी होता है। तुम घर में होम लोन लेने जाओगे, 10 साल का भी लोन होता है, 20 साल भी होता है, 30 साल भी होता है। उसके हिसाब से ईएमआई डिसाइड होगा। ठीक है ना? और कोई दिक्कत? हो गया डन। देखो, इसके बाद कहानी शुरू होगा, ये वर्किंग पार्ट है।
ये जस्ट एक वर्किंग है। तो आगे देखो क्या बोला है। अभी हम लोग बेसिकली परचेजर के बुक्स में एंट्री करेंगे। किसके बुक्स में? तो तुम लोग परचेजर हो, तुम लोग क्या क्या एंट्री करोगे बताओ? तुम लोग कौन कौन सा बुक्स मेंटेन करोगे? परचेजर हो तो कौन कौन सा बुक्स मेंटेन करोगे? परचेजर हो तो कौन कौन सा बुक्स मेंटेन करोगे? एक तो हायर परचेज कर लिए, मतलब हायर वेंडर, सॉरी हायर परचेज मतलब हायर वेंडर, कितना पैसा देना है वो हिसाब रखोगे कि नहीं? साथ में संपत्ति मिला, एसेट्स का अकाउंट करोगे, और एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन करोगे कि नहीं? तो डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करेंगे। अब बोलोगे सर हम तो, मेरा जैसे कि मान लो गाड़ी खरीदे, बोलोगे हम इसके तो ओनर नहीं है। नहीं भाई, उसका जो फायदा मिलेगा वो तुम्ही को मिलेगा, उसका जो नुकसान रहेगा वो भी तुम्ही को। मान लो कि तुम हायर परचेज में खड़े खरीदे और बोलोगे हम गाड़ी लेके स्टंट करेंगे, गाड़ी तोड़ ताड़ देंगे, बैंक को बोलेंगे आज ले जाओ तुम्हारा गाड़ी पड़ा हुआ है, तो घर से पैसा देना पड़ेगा। क्या होगा मतलब? जितना रुपए का लोन है उतना रुपया चुकाना ही पड़ेगा ना। ये मत कभी सोचना कि गाड़ी यही बस है, गिरवी रखा है, गाड़ी से पैसा वसूल नहीं होगा तो तुमसे पैसा वसूला जाएगा। लोग अभी कैसे सोचते थे कि ईएमआई पे जो एसेट लेंगे वो एसेट बर्बाद तो बर्बाद। हाँ बेटा ना, वो तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। अब क्लियर है क्या? इसका मतलब उसका रिस्क एंड रिवार्ड दोनों आ गया। उसका रिस्क एंड रिवार्ड, सिर्फ तुम्हारे पास उसका पेपर नहीं है और उसके पास एक राइट है कि वो एसेट को अपने कंट्रोल में ले सकता है कभी भी, अगर तुम एक डिफॉल्टर होते हो। समझ में आया क्या? तो हमें दो लेजर कंपल्सरली बनाना है, एक हायर वेंडर और एक एसिड। ये क्या खरीदना है? एसिड में क्या खरीदे हैं? टेम्पो। क्या खरीदे हैं? टेम्पो। तो दो लेजर बनाओ, पर्टिकुलर अमाउंट का दो लेजर। मदन, थोड़ा थोड़ा करके। कौन? क्यों भाई? क्यों मजाक कर दे रहे थे तुम? बात सही है। कौन सा वाला? क्या पड़ता है मतलब? क्या रखना पड़ता है? एक बार फिर से। हाँ, तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा नुकसान रहेगा। गाड़ी में तोड़ फोड़ है तो तुम्हारा गाड़ी तुम तोड़ रहे हो, के लिए जो भी नुकसान है वो तुम्हारा रहेगा। दो लेजर ड्रॉ करना। हो गया, लेजर ड्रॉ कर लिए। एक लेजर का नाम तो हायर वेंडर अकाउंट। यहाँ हायर वेंडर का नाम क्या है? वैन सप्लायर सोल्ड टेम्पो टू मोटर परचेजिंग कंपनी। तो सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मोटर परचेजिंग कंपनी, मोटर परचेजिंग कंपनी, मोटर परचेजिंग कंपनी, मोटर परचेजिंग कंपनी।
और इसके अंदर में पहला लेजर खोलेंगे वैन सप्लायर, यही है बेटा हायर परचेजर, सॉरी हायर वेंडर। इसी का नाम क्या है? हायर वेंडर। इसी का नाम क्या होगा? हायर वेंडर। दूसरा टेम्पो खरीदा है तो उस एसेट का नाम लिखते हैं, तो लिख दो टेम्पो अकाउंट। टेम्पो अकाउंट। एक कॉलम छूट गया डेट का, डेट रहेगा ना, डेट का कॉलम डालना था तुम लोग, डेट का कॉलम एक इंसर्ट कर दो। हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, तुम लोग एक तो डेट का कॉलम डाल देना, डेट भी रहेगा, क्योंकि हर डेट के हिसाब से एंट्री करना होगा, क्योंकि एक साल में ईयर एंड हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मूव करना पड़ेगा। हो गया? फर्स्ट एंट्री टेम्पो परचेज का जर्नल एंट्री बताओ, बोलो। टेम्पो परचेज का जर्नल एंट्री, टेम्पो परचेज फॉर 8400 जर्नल एंट्री। टेम्पो टू, करेक्ट। मान लो टेम्पो परचेज ऑन क्रेडिट या टेम्पो परचेज फ्रॉम वैन सप्लायर, तब क्या होगा? टेम्पो अकाउंट डेबिट टू वैन सप्लायर। बढ़िया आंसर, ठीक है ना। यानी कैपिटल एसेट है तो परचेज नहीं लिखकर टेम्पो लिखेंगे, तो जर्नल एंट्री हुआ टेम्पो अकाउंट डेबिट टू वैन सप्लायर। तो टेम्पो अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा? टू वैन सप्लायर 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008, तुम लोग लिखना 2008 जनवरी 1, टेम्पो में लिखेंगे ना। टेम्पो में होगा टू वैन सप्लायर, मतलब दूसरा वाला लेजर, 1 जनवरी 2008 टू वैन सप्लायर, कितना? 8400। और सेम एंट्री वैन सप्लायर में होगा बाई टेम्पो, वैन सप्लायर में 1/1/2008 बाई टेम्पो अकाउंट, कितना? 8400। जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम है क्या? कर लेगा। करो। हम्म। अगला एंट्री धन जी, बोलो। वैन सप्लायर को पेमेंट किया गया 2000 डाउन पेमेंट, जर्नल एंट्री। वैन सप्लायर को 2000 पेमेंट किया गया, डाउन पेमेंट किया गया, उसका जर्नल एंट्री। तुमसे पूछे हैं तो उसी को बोलने दो, तो बोलने का साथ बोल, याद करके बोलेगा। हम बोलो, बोल तो रहा हूँ, वैन सप्लायर को पेमेंट किया गया, जर्नल एंट्री।
क्या हो जाएगा? वैन सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट है। देखो इधर, अरे हमको भी नहीं पता है भाई, पूछ के थोड़ा सा कंफर्म हो जाते हैं। देखो, 1/1/2008 को लिखेंगे टू कैश या बैंक। कैश भी लिख सकते हैं और डिपेंड ऑन, क्योंकि भाई आजकल सारा पैसा बैंक में देते हो तो बैंक लिख सकते हैं। कितना दे रहा है डाउन पेमेंट? 2000। कब दे रहे हैं? सेम डेट, देखो 1 जनवरी को दे रहे हैं। क्या हो रहा है? 1 जनवरी को। ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर। ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर को ईयर एंड है। जब 31 दिसंबर को ईयर एंड होगा तो साल के अंत में वैन सप्लायर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं? वर्किंग किए हो ना? पहले देखो, हमने कैश डाउन पेमेंट कर दिए, इंटरेस्ट 384 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया गया। कितने का? 384 का इंटरेस्ट चार्ज किया गया। तुम बोलो इंटरेस्ट चार्ज का जनरल एंट्री, इंटरेस्ट चार्ज ऑन वैन सप्लायर का जनरल एंट्री। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, सही बोल रहे हैं? इंटरेस्ट डेबिट क्यों होगा? सही बोल रहा है, तो इंटरेस्ट डेबिट क्यों किया? इंटरेस्ट क्रेडिट की जगह डेबिट क्यों हो गया? क्रेडिट होना चाहिए ना इंटरेस्ट यहाँ पर। इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होता। इंटरेस्ट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। यहाँ पर तो क्रेडिट होना चाहिए, तुम डेबिट क्यों बोल रहे हो? तो सुन के ठीक है, तुम बोलो क्यों कर रहे हो डेबिट? डेबिट होने का कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? तो यहाँ पैसा तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो ये इंटरेस्ट तो चार्ज कर रहे हैं, तो पैसा तो कहीं गया ही नहीं है अभी तक। बताओ क्यों इंटरेस्ट डेबिट होगा? पैसा तो यहाँ है ही नहीं इन्वॉल्व। हाँ, दे रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे, क्यों? पीछे कुछ रूल्स कानून है, नियम है। क्यों डेबिट करेंगे? इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? तुम बोले सही हो भाई, तुम बोले सही हो। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है ना रियल है? इंटरेस्ट टूट जाएगा बेकार, नाखून नाखून टूट जाएगा। ये तो अच्छे से मार, नहीं 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 नहीं, एक बार लो तो मार। पेन हम पकड़ लेते हैं, चल तो नहा दे। दोनों ही नहीं है रही है, अब जो ऑप्शन दिया तो है ही नहीं वहां ना। हाँ, तो नहीं बोल पाया ना, नहीं बोल पाया ना, नहीं बोल पाया ना। नॉमिनल अकाउंट है, वो ऑप्शन में था ही नहीं। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। क्यों नहीं मुंह खोल रहे थे भाई? बेसिक पढ़ाई भी तो साथ में चलना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ क्यों डेबिट होगा, तो पता ही नहीं क्यों होगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, दैट मींस इंटरेस्ट इज माय एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। एंड किसको पेमेंट करना है? वैन सप्लायर। सो वैन सप्लायर मेरे लिए लाइबिलिटी है, मींस क्रेडिटर। जैसे अभी परचेज किया, अभी क्या किया? तो लिखा ना वैन अकाउंट डेबिट टू वैन सप्लायर, या टेम्पो अकाउंट डेबिट टू वैन सप्लायर। अभी इंटरेस्ट भी वही चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वैन सप्लायर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वैन सप्लायर। तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वैन सप्लायर, तो यहाँ लिखेंगे बाई साइड में 31 दिसंबर 2008 बाई इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताओ कितना है? हम्म, P84, P84। तुम बताओ अगला एंट्री। वैन सप्लायर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, जनरल एंट्री। पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू वैन सप्लायर। श्रुति बताओ। पेमेंट टू वैन सप्लायर, हाँ क्या एंट्री? वैन सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट। तो जैसे हमने डाउन पेमेंट का एंट्री किया वही तो होगा, लेकिन इसका डेट क्या है? इसका डेट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2008 टू बैंक और कैश, टू बैंक और कैश।
कितना 2400। अब ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया तो बेटा हमें करना पड़ेगा बैलेंस। यहाँ पे निकालेंगे बैलेंस कौन से डेट पे, सेम 31 दिसंबर 2008 को टू बैलेंस टीडी 1 जनवरी 2009 को लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी। सीडी वीडी कर लो। कितना है 43। और ये इतना घबराने की कोई बात नहीं है, वर्किंग में भी यही आंसर आया होगा। वर्किंग चेक करो, यू विल गेट सेम फिगर, यू विल फाइंड सेम फिगर। कितना बताओ 4384। अब स्टोरी क्लियर हो रहा होगा। यानी पहले देखो हमने खरीदा, डाउन पेमेंट दिया, इंटरेस्ट चार्ज किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। अगले साल क्या होगा, अगले साल फिर से डाउन पेमेंट आएगा। अगले साल फिर से डाउन पेमेंट आएगा क्या? नहीं, डाउन पेमेंट एक ही बार होता है, लेकिन अगले साल फिर से इंटरेस्ट होगा कि नहीं? हाँ जी, लुक एट द स्क्रीन। सेकेंड ईयर फिर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि नहीं? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो लिखो कौन से डेट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 31 दिसंबर 2009। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? हाँ 263। फिर से 31 दिसंबर 2009 फिर से हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। प्रियांशु बोलो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट एंट्री का जर्नल एंट्री, पेमेंट का जर्नल एंट्री, पेमेंट टू वैन सप्लायर जर्नल एंट्री। वही मतलब मुंह बंद करो, तुमको जब पूछेंगे तब बोलना, उससे पूछा जा रहा है। हाँ बोलो। एंट्री में कैश था, जिस बार तुम कैश बोल दिया, कैश टू वैन होगा ना, उल्टा क्यों बोल रहे हो? क्या होगा बोलो तो, पेमेंट टू वैन सप्लायर का जर्नल एंट्री क्या होगा? वैन सप्लायर को पेमेंट किया गया। थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक या कैश, कोई 2400। जब पूछा जाए भाई तो ढंग से बोला करो, है ना। और क्यों घबरा जाते हो, क्या मेरा सिंग निकला हुआ है? हाँ, कल तो आंसर देने में तुम नहीं घबरा रही थी, अभी तुम कैसे घबरा जा रही हो? कल क्या क्या बोले जा रही थी ना, परसों दिन, आज ही ना कल। दूसरे चीज का तो जवाब तुरंत दे देती, तब तो नहीं घबराती। अरे बुरा थोड़ी हमको लगता है, गजब है। हम बोले तब तुम जवाब दे देती हो, अभी क्यों घबरा जाती हो? अभी भी घबराहट हो रहा है? नहीं तो उससे घबराहट दूर हो जाता है। अब अगला लास्ट ईयर का बैलेंसिंग करके खुद से करो, अब हम इंतजार करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। थर्ड ईयर का एंट्री खुद से करो, इसका सीडी बैलेंस निकालो, टू बैलेंस सीडी, दिस इज 31 दिसंबर 2009। पीडी करने का काम और जो भी बचा हुआ काम है वो खुद से करो।